अस्सलाम वालेकुम। आज ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान चलने वाली जंग अपने 8वें दिन में दाखिल हो चुकी है और हर गुजरते लम्हे के साथ ये जंग और ज्यादा डेंजरस होती जा रही। पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन अपने हाईएस्ट लेवल पर है। मिसाइल्स, ड्रोन्स और फाइटर जेट्स के अटैक लगातार हो रहे और दुनिया भर के गवर्नमेंट्स इस सिचुएशन को गौर से देख रहे। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के खिलाफ अपने सबसे बड़े अटैक की तैयारी कर ली है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका आज रात ईरान पर सबसे बड़ा बॉम्बिंग कैंपेन लॉन्च कर रहा है। इनके मुताबिक इस हमले का मेन टारगेट ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स और मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज होंगे। अमेरिका का कहना है कि अगर ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन और लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो ईरान की मिलिट्री पावर को काफी हद तक कमजोर किया जा सकता है। अमेरिकन ऑफिशियल्स का कहना है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे स्ट्रेटेजिक ऑयल रूट्स पर कंट्रोल के जरिए दुनिया की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है और इसी वजह से ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना जरूरी है। इस अनाउंसमेंट के बाद पूरे रीजन में खौफ और टेंशन और बढ़ गई है। मिलिट्री एनालिस्ट का कहना है कि अगर अमेरिका वाकई अपना सबसे बड़ा बॉम्बिंग कैंपेन लॉन्च करता है तो ये जंग एक नए और ज्यादा डेंजरस फेज में एंटर कर सकती है। इससे पहले जुमे के दिन इसराइल ने तेहरान पर एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट को इसराइल फाइटर जेट्स ने टारगेट किया, जहां जोरदार धमाके हुए और आसमान में आग और धुएं के बड़े बादल छा गए। आई विटनेसेस ने कहा कि एयरपोर्ट पर खड़े कई एयरक्राफ्ट जलते हुए नजर आए। इसराइली मिलिट्री यानी इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि इस ऑपरेशन में 80 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया और ईरान के मल्टीपल स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टारगेट को हिट किया गया। इसराइल ऑफिशियल्स के मुताबिक इन टारगेट्स में ब्लास्टिक मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज, अंडरग्राउंड मिसाइल कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्च साइट शामिल है जो इसराइल पर हमले के लिए यूज किए जा रहे थे। इसराइल ने तेहरान के अंदर एक मिलिट्री यूनिवर्सिटी को भी टारगेट किया। इसराइली मिलिट्री का कहना है कि यह सिर्फ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं बल्कि IRGC ऑफिसर्स की ट्रेनिंग और असेंबली का एक मेजर सेंटर था। इसराइल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने स्टेटमेंट में कहा है कि इन स्ट्राइक्स का मकसद ईरान की मिलिट्री कैपेसिटी को कमजोर करना और इसराइली सिविलियंस को फ्यूचर अटैक से बचाना है। दूसरी तरफ ईरान ने भी इसराइल के खिलाफ रिटेलिएशन शुरू कर दिया। ईरानियन फोर्सेस ने ब्लास्टिक मिसाइल और ड्रोन के जरिए इसराइली सिटीज पर हमले किए। इसमें मिलिट्री के मुताबिक ईरान ने अब तक 200 के करीब मिसाइल्स फायर किए हैं, जबकि ईरान के इनिशियल प्लान्स के मुताबिक पहले हफ्ते में 1000 मिसाइल लॉन्च करने की कैपेसिटी थी। एयर रेड सैरन, जेरूशलम और टेल अवीव में बार बार बसते रहे और मिलियंस इसराइलीज को रात भर बॉम्ब शेल्टर्स में पनाह लेनी पड़ी। इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादा मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ एक्सप्लोजन्स की आवाजें सुनाई दी और कुछ डैमेज भी रिपोर्ट हुई। इस जंग के दौरान ईरान के अंदर ह्यूमन कैजुअलिटीज भी रैपिडली बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में अब तक 1300 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और कई हजार लोग जख्मी हुए। मल्टीपल रेसिडेंशियल नेबरहुड्स भी स्ट्राइक की वजह से डैमेज हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कंसर्न जाहिर किया है कि ईरान के कम से कम 14 मेडिकल सेंटर्स और हॉस्पिटल्स अटैक का निशाना बने हैं। इससे हेल्थ सिस्टम पर भी सेवियर प्रेशर पड़ रहा है। ईरान के कई शहरों में पानी और बिजली के सप्लाई भी डिस्टर्ब हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होने की वजह से आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। वहीं ईरान का कहना है कि इसराइली और अमेरिकन अटैक्स में उसके 300 मिसाइल लॉन्चर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जो मिलिट्री के लिए एक बड़ा नुकसान है। इस जंग में एक और डेंजरस डायमेंशन तब आया जब रिपोर्ट्स आई कि रशिया ईरान को इंटेलिजेंस असिस्टेंस दे रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 3 अमेरिकन ऑफिशियल्स ने क्लेम किया है कि रशिया ने ईरान को टारगेटिंग डेटा प्रोवाइड किया है, जिससे ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस वारशिप और मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लोकेशन आइडेंटिफाई कर सके। अगर ये रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ग्लोबल पावर भी इनडायरेक्ट तरीके से इस जंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो रशिया रहो या चाइना रहो। इसी बीच एक और शॉकिंग डेवलपमेंट सामने आया है, जिसमें ईरान ने रिपोर्टेडली गल्फ रीजन में मौजूद एक इंपॉर्टेंट अमेरिकन मिसाइल डिफेंस रडार को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक AN/TPY-2 रडार सिस्टम, जो थर्ड मिसाइल डिफेंस नेटवर्क का हिस्सा था, एक ईरानियन स्ट्राइक में तबाह हो गया। इस रडार की कीमत तकरीबन $300 मिलियन बताई जा रही है। यह यूएस के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। गल्फ रीजन के कई मुल्कों में भी सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। बहरीन में एयर रेड सायरन एक्टिवेट कर दिए गए हैं और लोगों को सेफ लोकेशन की तरफ मूव करने की हिदायत दी गई है। दुबई में भी एक एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई दी जब एयर डिफेंस सिस्टम ने एक मिसाइल या ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर कई एयरक्राफ्ट होल्डिंग पैटर्न में घूमते जा रहे हैं, जबकि अथॉरिटीज ने सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं लिया। सऊदी अरेबिया ने भी मल्टीपल ड्रोन और मिसाइल अटैक इंटरसेप्ट किए हैं। सऊदी डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तरफ फायर किए गए ब्लास्टिक मिसाइल्स को मिड एयर में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसके अलावा शैबा ऑयल फील्ड को टारगेट करने वाले ड्रोन्स को भी सऊदी एयरफोर्स ने इंटरसेप्ट कर दिया। सऊदी ऑफिशियल्स ने इस सिचुएशन को रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक सीरियस थ्रेट करार दिया है और ईरान को किसी भी गलत कदम से बचने की वार्निंग दी है। इराक भी इस जंग से महफूज नहीं रहा। बसरा प्रोविंस में ड्रोन हमले ने ऑयल फैसिलिटीज और फॉरेन ऑयल कंपनीज के कंपाउंड्स को टारगेट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिबर्टन और केबिया जैसे अमेरिकन
अमेरिकन कंपनीज के वार हाउसेस में आग लग गई। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब भी रॉकेट और ड्रोन से हमले हुए, जहां यूएस कोलिशन फोर्सेस मौजूद है। नॉर्थन इराक के इरबिल एयरपोर्ट के करीब भी एक्सप्लोजन ड्रोन को कुर्दी सिक्योरिटी फोर्सेस ने शूट कर दिया। इस जंग का असर एविएशन सेक्टर पर भी पड़ा है। कतर एयरवेज ने लिमिटेड इवैक्यूएशन फ्लाइट स्टार्ट की है ताकि स्टैंडर्ड पैसेंजर्स को सेफ लोकेशन तक पहुंचाया जा सके। दोहा से लंदन के लिए पहली फ्लाइट रवाना हो चुकी है, जबकि पेरिस, मैड्रिड, रोम और फ्रैंकफर्ट के लिए भी इवैक्यूएशन फ्लाइट्स प्लान की जा रही है। अमेरिकन एम्बेसी ने कतर में रहते यूएस सिटीजन्स को एडवाइजरी जारी की है और उन्हें सिक्योरिटी सिचुएशन क्लोजली मॉनिटर करने और पॉसिबल इवैक्यूएशन प्लान के लिए तैयार रहने को कहा है। इस दौरान ईरान का एक वारशिप IRLS लवान इंडिया के कोची पोर्ट पर टेक्निकल स्टॉप के लिए रुक गया। रिपोर्ट के मुताबिक शिप में टेक्निकल फॉल्ट आया था, जिसके बाद उसे डॉक करने की इजाजत दी गई। इस वारशिप के 183 क्रू मेंबर फिलहाल इंडियन नेवी फैसिलिटीज में रह रहे हैं। यह वारशिप रिसेंटली इंडिया के इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलान नेवल एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट कर चुका था। आपको बता दूं कि इससे पहले ईरानियन वारशिप को अमेरिका ने सिंक कर दिया, ने डुबा दिया था जब वो श्रीलंका के पास से गुजर रहा था। इस इंसिडेंट में कम से कम 87 ईरानियन मरीन्स की मौत हुई। पॉलिटिकल फ्रंट पर भी टेंशन कम नहीं है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर का डिमांड किया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की मिलिट्री ऑपरेशन ईरान के खिलाफ सक्सेसफुल है और ईरान की लीडरशिप और मिलिट्री स्ट्रक्चर्स को हेवी डैमेज हुआ है। उसने ये भी क्लेम किया है कि ईरान की लीडरशिप काफी हद तक क्रिपल हो चुकी है और अब ईरान के पास तीसरे लेयर की लीडरशिप बच रही है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका ईरान के फ्यूचर लीडरशिप स्ट्रक्चर की सिलेक्शन में रोल प्ले करना चाहता है, लेकिन ईरान के यूनाइटेड नेशन एम्बेसडर ने इस बात को रिजेक्ट करते हुए कहा है कि ईरान एक सोवरिजन मुल्क है और इसकी लीडरशिप का फैसला सिर्फ ईरानियन अवाम करेगी। ईरान ने यूरोप को भी वार्निंग दी है कि अगर कोई यूरोपियन मुल्क अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन में शामिल होता है तो वो भी ईरान के रिटेलिएशन को टारगेट बन सकता है। इन सब के दरमियान लेबनान के बॉर्डर पर भी टेंशन बढ़ गई है, जहां रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल कमांडोज और हिजबुल्लाह फाइटर्स के दरमियान क्लैश हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने लेबनान के बेका वैली रीजन में लैंडिंग करने की कोशिश की, जहां उनका हिजबुल्लाह फाइटर्स के साथ मुकाबला हुआ। अगर ये रिपोर्ट कंफर्म होती है तो नवंबर 2024 के बाद लेबनान में इसराइल के सबसे गहरी मिलिट्री इनकर्शन हो सकती है। ईरान के अलाइज भी इस कॉन्फ्लिक्ट में रिएक्ट कर रहे हैं। यमन के हुती एक्टिविस्ट ने डिमॉन्स्ट्रेशन के दौरान अमेरिका और इसराइल के फ्लैग जलाए और ईरान के लेबनान के साथ सॉलिडरिटी का इजहार किया। न्यूयॉर्क के वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में भी एक इवेंट के दौरान टेंशन देखने को मिला, जहां ईरान के सपोर्टर्स और इसराइल अमेरिका के सपोर्टर्स के दरमियान झगड़ा हो गया। इसी बीच पाकिस्तान भी इस कॉन्फ्लिक्ट से इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। पाकिस्तान के ईरान के साथ बॉर्डर लगभग 900 किलोमीटर लंबा है और मिलियन पाकिस्तानी वर्कर गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे एनालिस्ट को ये लगता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट होता है तो पाकिस्तान पर भी डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ सकता है। अब दुनिया की नजरें आज रात होने वाले उस बड़े अमेरिकन अटैक पर लगी हुई है, जिसका जिक्र यूएस ऑफिशियल्स कर रहे हैं। अगर ये स्ट्राइक होती है तो ये वार का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है और पूरी दुनिया के लिए एक नया सिक्योरिटी चैलेंज पैदा कर सकता है। फिलहाल सिचुएशन एक्सट्रीमली टेंस है और हर तरफ अनसर्टेनिटी का माहौल है। ये जंग सिर्फ ईरान, इसराइल और अमेरिका तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया है। आने वाला दिन डिसाइड करेगा कि क्या ये जंग कंट्रोल में आती है या फिर एक बड़े रीजनल या शायद ग्लोबल वार की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर इफ्तार के वक्त कुछ लोगों को आज़ाद फरमाता है और ये रमज़ान की हर रात में होता है। इब्ने माजा 1643। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।